हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो क्या बातें करें? हम्म आपको पता है, राजस्थान फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी अधिकारी का जो रिजल्ट आ चुका है, तो कैसा रहा सभी का रिजल्ट? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उस रिजल्ट का। यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस हैं, इतनी कट ऑफ है ये है, पर इसमें डीवी के लिए किसको बुलाया है कुछ नहीं है। तो मैं उनसे सभी से एक ही बातें कहना चाहूंगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है या आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है, डीवी में होता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं होता, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो सीधी सी बात है, ये जो आपके लिए बनी नहीं है। आपके लिए कुछ भगवान ने और सोचा है, कुछ बड़ा सोचा है ना? तो जो भी ट्रेंडिंग में सॉन्ग चल रहा है ना, बड्डियां चीजां टाइम लैंदियां ताही होंदा लेट रकाने, वो वाली बात है। तो जिनका नहीं हुआ तो परेशान न हो, और कोई भी गलत कदम उठाने का न सोचे, क्योंकि ये आजकल का ट्रेंड है ना। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो समाज में इज्जत है, ये है वो है घर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, नौकरी आपके लिए बनी है, आप नौकरी के लिए नहीं बने। जो भी गवर्नमेंट जॉब है वो आपके लिए बनी है, आप उसके लिए नहीं बने। सॉरी, यही बात है कि नौकरी आपके लिए बनाई गई है, आप नौकरी के लिए नहीं बनाई गई। नौकरी के अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो इस गवर्नमेंट जॉब को अपना सब कुछ न माने कि मेरा सब कुछ यही है। आपकी फैमिलीज होती है, सब कुछ होता है। तो कुछ गलत गलत कदम न उठाएं, क्योंकि मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स के आए थे कॉल कि सर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सर का खुद का नहीं हुआ भाई। वैसे तो 21 लाख में तो हो ही गया, लेकिन उसमें रैंक रूम का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अभी अपने नहीं हुआ मान के ही चलते हैं, क्योंकि जब तक डीवी नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कह सकते। तो किसी को ये, अब एक चीज और है समाज में या आस पड़ोस में, का भर्ती कितनी का 53,000 का 53,000 में ही को नहीं हो जो। तो एक थोड़ा सा खुद पर ऐसे गिल्टी फील होता है, लेकिन वहां पर वही बात है ना, कुछ बड़ा सोचा है भगवान ने आपके के लिए, तो प्रभावित नहीं होना है। और भी बहुत सी वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे गुड अपॉर्चुनिटी है आपकी रेलवे ग्रुप डी। बता ही दिया मैंने, एक सिंगल पेपर है, रीजनिंग साइंस मैथ जी के चार ही तो चीजें पढ़नी है, और कुछ चीज पढ़नी नहीं है आपको, है ना? तो अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, एक दो दिन रेस्ट कीजिए, बढ़िया दिमाग को रिलैक्स कीजिए। अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक दो दिन दिमाग को रिलैक्स कीजिए और दोबारा अपनी तैयारी में जुट जाइए। जैसे कि मैं भी अपनी तैयारी में जुट गया हूँ, है ना? तो आप भी जुट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सब कुछ होगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए टॉपिक करते हैं अपना शुरू। टॉपिक है अपना फिजिक्स का, और ये टॉपिक है डॉपलर प्रभाव। क्या है? फिजिक्स का टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है डॉपलर प्रभाव। कुछ नहीं है, ये सारी बातें समझाने से पहले मैं आपको दो चार बातें बताता हूं, फिर ये, अब जब मैं सीधा इसको पढ़ाने लग गया ना, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन आपको एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से आप पढ़ोगे तो आपकी सारी चीजें कन्फर्म हो जाएंगी। देखो क्या है वो चीजें, वो सुनना ध्यान से। कभी मौका मिले, और मिलता ही है, तो ट्रेन में जब सफर कर रहे हो आप, किसमें? ट्रेन में। जैसे कि मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत बढ़िया लगता है। तो मान लीजिए ये आप हो या मैं हूं, चम्मी मान लो। अब कई को सर मैं तो ऐसा कौन नहीं, मैं तो सुना, है ना? और ये मान लीजिए कोई भी स्टेशन है, जैसे अब मैं श्रीगंगानगर से बिलोंग करता हूं, तो मैं श्रीगंगानगर जंक्शन लिख देता हूं। अब मैं कोई ट्रेन का वेट कर रहा हूं, ठीक है? अब होता क्या है कि इधर से ना कोई ट्रेन आ रही है, इधर से कोई ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन की पटरीज वगैरह बना दी अपने रफली। कोई बोलेंगे सर ऐसी थोड़ी होती है ट्रेन की पटरी, ऐसी होती है भाई, ठीक है? अब आप समझोगे इसको भी, आप यहां पे बैठे हो, अब ट्रेन आ रही है यहां पर, तो आपको अब जो ट्रेन की सीटी होती है ना, वो यहां से सीटी बजना शुरू होगी। अब ट्रेन आपकी आ रही है नजदीक, तो धीरे धीरे आपको सीटी की आवाज पहले यहां पर कम सुनाई देगी, फिर आपको आवाज बढ़ती हुई सुनाई देगी, फिर आपको बढ़ती हुई सुनाई देगी, फिर आपको बढ़ती हुई सुनाई, और जैसे ही ट्रेन आपको यहां पर पहुंचेगी, इसकी जो आवाज होगी वो सर्वाधिक सुनाई आपको देगी। जैसे ही ट्रेन यहां पर होगी तो इसकी आवाज सर्वाधिक सुनाई। अब ट्रेन ने क्या हुआ, वापस यहां से चलना शुरू किया। पहले आपको यहां पर अधिक सुनाई देगी, फिर कम हो जाएगी, फिर और 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 कम हो जाएगी, और फिर अंत में धीरे धीरे आपको सुनाई देना बंद हो जाएगी, ठीक है? अब ये जो ट्रेन है, अब जो ट्रेन का हॉर्न है या सीटी है, वो ध्वनि उत्पन्न कर रही है, तो जो ध्वनि उत्पन्न करता है उसे बोलते हैं स्रोत।
स्रोत बोलते हैं। और जो आप हो या मैं हूं, आप ध्वनि को सुन रही हो तो आप हो श्रोता। क्या हो? श्रोता। तो ध्वनि उत्पन्न करने वाला, ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो वस्तु होती है या जो साधन होता है उसे स्रोत बोलते हैं। और जो ध्वनि को सुनने वाला होता है, ध्वनि को सुनने वाला होता है, वो होता है आपका श्रोता। यही डॉपलर प्रभाव है, यही डॉपलर प्रभाव है। क्लियर? यही क्या है? हमारा डॉपलर प्रभाव है कि जब कोई स्रोत से ध्वनि हमारे नजदीक आती है या श्रोता के नजदीक आती है तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है, और जब श्रोता से दूर जाती है तो ध्वनि की आवृत्ति कम होती है। यही डॉपलर प्रभाव है, कुछ भी नहीं है। इतनी सारी राम कहानी में ये दो, इतना कैलकुलेशन निकला है इसमें। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। ये जो डॉपलर है ये एक वैज्ञानिक का नाम है, ये जो डॉपलर प्रभाव। अब आपको पता है जो भी साइंस में टर्म्स होती है ना, डॉपलर प्रभाव या कोई एलिमेंट्स के नाम या किसी नियम के नाम, जैसे चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, न्यूटन का नियम, तो ये जो नियम दिए होते हैं या जो प्रभाव दिए होते हैं या जो बातें बताई होती है जिस वैज्ञानिक ने, वो अपने नाम पर बताता है। 99% वो अपने नाम पर बताता है। तो डॉपलर एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है? वैज्ञानिक का। तो इसका पूरा नाम क्या था? क्रिस्वियन जॉन डॉपलर। क्या नाम था? क्रिस्वियन जॉन डॉपलर। ठीक है, क्रिस्वियन जॉन याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप डॉपलर याद रख सकते हो। कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहां के? ऑस्ट्रिया के। और ये बात कब की है? ये बात है 1842 की। कब की है? 1842 ईस्वी की बात है, यानी कि आज से लगभग 185 साल पहले की बात है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने मतलब कुछ बातें बताई, कुछ वायुमंडल से या कुछ अपने सोर्स से इन्होंने एब्जॉर्ब किया और उन्होंने कुछ बताया। क्या बताया? इन्होंने बताया कि इसके अनुसार श्रोता, श्रोता समझ में आ गया, और स्रोत या स्रोत, श्रोता और स्रोत की गति के कारण इसकी, या तो जरूरी नहीं है कि आप ही स्थिर हो, आप ही स्थिर हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये स्रोत स्थिर हो, आप गतिमान हो, आप इससे पास जाओ, इससे दूर जाओ, दोनों में से कोई, स्रोत या स्रोता में से दोनों में से कोई एक गतिमान होना चाहिए। दोनों में से कोई एक गतिमान होना चाहिए। दोनों होते हैं तो भी सेम कंडीशन बनेगी। गति के कारण किसी तरंग, अब वो तरंग कौन सी होगी? वो तरंग ध्वनि की भी हो सकती है और प्रकाश की भी हो सकती है। किसकी हो सकती है? वो तरंग ध्वनि की भी हो सकती है और तरंग प्रकाश की भी हो सकती है। दोनों में से किसी भी एक तरंग हो सकती है। और आपको पता है ध्वनि तरंगों के बारे में हम अपने पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्वनि तरंग हो सकती है या प्रकाश तरंग हो सकती है कि आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। आवृत्ति का मतलब आप याद रखो, आवृत्ति का मतलब मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताया था, है ना, कि 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति, है ना। तो और एक आवृत्ति को पूरा करने में लगा समय आपका आवर्तकाल। अब देखो, अगर आप भूल गए हो तो मैं दोबारा बता देता हूं। ठीक है, ये तरंग 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, वो इसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति आपको बढ़ती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में बदली हुई, वास्तव में बढ़ती या कम होती हुई, वास्तव में उसकी आवृत्ति कम या ज्यादा नहीं होती, लेकिन आपको प्रतीत होती है, आपको प्रतीत होती है। इसको दोबारा समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आप हो और ये ट्रेन है, आ रही है। अब ट्रेन में जो लोको पायलट बैठा है उसने हॉर्न बजाना शुरू किया है, तो उसको हॉर्न की आवाज कम सुनाई देगी या ज्यादा? उतनी ही सुनाई देगी जितनी उसकी आवाज है, कोई कमी नहीं आएगी, है ना, क्योंकि वो तो उसकी नेचुरल आवृत्ति है, वास्तविक आवृत्ति तो वही है। लेकिन आपके पास आ रही है तो आपको आवृत्ति या उसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ती हुई सुनाई देती है। तो ये क्या होता है कि आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। समझ रहे हो मेरी बात? में क्या समझने की कोशिश? वास्तव में उसकी आवृत्ति कम ज्यादा नहीं हो रही होती, उस ध्वनि की वास्तव में, यानी कि रियल वास्तविक आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बस दोनों में, दोनों स्रोत या श्रोता में किसी एक चीज की गति के कारण आपको उसकी आवृत्ति बढ़ती या कम होती हुई या बदली हुई
प्रतीत होती है, सिर्फ आपको एहसास होता है कि वो पहले ट्रेन वहां थी तो मुझे उसकी आवाज वो कम सुनाई दे रही थी, जैसे मेरे पास आई तो ज्यादा सुनाई दे रही है, फिर वो वहां चली गई फिर मेरे को कम सुनाई दे रही है, समझ रहे हो? तो वो गति के कारण आपको कम ज्यादा सुनाई दे रही है, लेकिन वास्तव में उसकी आवृत्ति उतनी ही है जितनी आवाज से वो हॉर्न या सीटी बजा रहा है। क्लियर? तो बढ़ती हुई प्रतीत होती है, ये बात आपको याद में रखना है। तो लिखिए, इसके अनुसार स्रोत या स्रोता की गति के कारण किसी तरंग आपकी ध्वनि तरंग भी हो सकती है और प्रकाश तरंग भी होती है, की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। पहली परिभाषा, अर्थात जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच की अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता की तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। बस अपेक्षिक गति होती है किसके बीच? स्रोत और श्रोता के बीच, जो मैंने आपको बता दिया। ट्रेन वाला एग्जांपल दिमाग में रखो, सारी बातें क्लियर है। जब अब तरंग होती है ध्वनि तरंग, यहां पर प्रकाश तरंग भी हो सकती है, लेकिन अपने ध्वनि तरंग को पढ़ेंगे एक बार, प्रकाश तरंगों को अलग से समझाऊंगा, ठीक है? जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच की अपेक्षिक गति होती है, अपेक्षिक गति यानी कि गति कम भी हो सकती है, यानी कि गति तरफ भी हो सकती है और गति उससे दूर भी हो सकती है, यानी कि आप ट्रेन के पास भी जा रहे होते हो और ट्रेन से आप दूर भी जा रहे होते हो, या ट्रेन आपके पास आ रही होती है और ट्रेन आपसे दूर जा रही होती है, चारों अलग अलग कंडीशंस है। तो श्रोता की तरंग की आवृत्ति, तरंग को, श्रोता को यानी कि सुनने वाले को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है, और यही हमारा है डॉपलर प्रभाव। क्या है? डॉपलर प्रभाव है, ठीक है? चलिए, और जो ये डॉपलर प्रभाव है ना, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो असीमित डॉपलर प्रभाव दर्शाती है। ये बात नोट कर लेना, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो असीमित डॉपलर प्रभाव दर्शाती है, ये बात दिमाग में रख लेना, असीमित, कोई सीमा नहीं है, ठीक है? अब क्या क्या कंडीशन बन सकती है? जब अपेक्षित गति के कारण स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट रही हो तब आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। बस वही बात है कि जब स्रोत, ट्रेन, श्रोता, आप, इन दोनों के बीच की अपेक्षित गति क्या हो रही हो? कम, यानी कि अपेक्षित दोनों के बीच की गति क्या है? कम, यानी कि दूरी क्या है? धीरे धीरे दोनों के बीच गति क्या है? घट रही हो, यानी कि गति का मतलब है दोनों के बीच में जो दूरी है वो कम हो रही हो, तो आपको आवृत्ति कैसे प्रतीत होगी? आपको उसकी आवाज बढ़ती हुई प्रतीत होगी। और जब अपेक्षित गति के कारण स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी बढ़ रही हो, अपेक्षित गति के कारण जब दूरी कम हो रही थी तो आपको आवाज ज्यादा सुनाई दे रही थी, लेकिन अब दूरी बढ़ रही है तो आवाज आपको कम सुनाई देगी, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। तो जो दूरी के व्युत्क्रमणुपाती हो सकती है ना आवृत्ति, बस दूरी बढ़ेगी तो आवृत्ति कम, दूरी कम होगी तो आवृत्ति ज्यादा, सीधी सी बात है। ट्रेन आपके पास हमें आ रही है तो उसका जो हॉर्न है वो आपको ज्यादा, मतलब जोर से सुनाई देगा, और ट्रेन आपसे दूर जा रही है तो उसका हॉर्न आपको कम सुनाई देगा। या ट्रेन खड़ी है, आप ट्रेन के पास जा रहे हो तो उसका हॉर्न आपको ज्यादा सुनाई देगा, और आप ट्रेन से दूर जा रहे हो तो आपको उसका हॉर्न कम सुनाई देगा, ये बात है। तो इसका सूत्र है, याद रखना है, आभासी आवृत्ति। जो आपको फील हुई है ना आवृत्ति, जो आपने सोचा है भी आभासी आवृत्ति, क्योंकि वास्तविक आवृत्ति तो उसकी वही रहेगी, बदलेगी नहीं, तो इसकी आभासी आवृत्ति भी कितनी आभासी आवृत्ति है उसको ज्ञात करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो वैसे एग्जाम में फॉर्मूला पूछ सकता है, लगा के रहिए, नहीं पूछेगा। फॉर्मूला क्या है? श्रोता के अपेक्ष ध्वनि सापेक्ष, श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग। लीजिए, इस बात का क्या मतलब है? श्रोता के सापेक्ष ध्वनि का वेग, जैसे श्रोता हो आप श्रोता हो, अब ध्वनि आप पर किस वेग से आ रही है? ये है स्रोत, तो ध्वनि का वेग पूछा है ना कि स्रोत का वेग पूछा है, ध्वनि का वेग पूछा है यहाँ पे। तो ध्वनि का वेग क्या है? ध्वनि के वेग के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो पीछे वाली क्लास में आप देख सकते हो। इसका वेग क्या है उसका डाटा आपको याद होना चाहिए। उसके बाद स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग, और स्रोत के सापेक्ष, ये तो श्रोता का है, स्रोत के सापेक्ष भी ध्वनि का वेग आपको पता होना चाहिए कि जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो क्या ध्वनि है, ठीक है? उसका दोनों का वेग आपको पता होना चाहिए। इनटू कर दो वास्तविक आवृत्ति, वास्तविक आवृत्ति, ये दोनों वेग हैं, श्रोता का वेग और स्रोत का वेग, और इनटू वास्तविक आवृत्ति। ध्वनि की वास्तविक, जो मैंने बताया आपको,
वास्तविक आवृत्ति उसकी क्या है। इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आभासी आवृत्ति आ जाएगा। इतना ही है डॉपलर प्रभाव। तो एग्जाम्पल दिया है वही जो मैंने आपको पहले दे दिया था। एग्जाम्पल क्या है, जब रेलगाड़ी का एक इंजन सीटी बजाते हुए हमारे पास आता है, तो क्या कहा है कि जब रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए हमारे पास आता है तो उसकी ध्वनि हमें बड़ी तीखी, उसकी ध्वनि हमें बहुत ही तीखी, यानी कि आवृत्ति अधिक, ध्वनि तीखी तो आवृत्ति अधिक सुनाई देती है। मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था ना कि तीक्ष्ण ध्वनि, वही बात है, सुनाई देती है आवृत्ति अधिक। और जैसे ही इंजन हमारे पास से दूर जाता है तो ध्वनि मोटी सुनाई देती है, यानी कि आपको थोड़ा धीमी और थोड़ी ऐसे मतलब कानों में नहीं चुभने वाली, यानी कि ध्वनि मोटी सुनाई देती है। यही है डॉपलर प्रभाव। एक सिंगल क्वेश्चन बन सकता है इससे। रेलवे ग्रुप डी में ये शायद क्वेश्चन आया था, मेरे को पूरा ध्यान में नहीं है, लेकिन ये शायद क्वेश्चन आया था। चलिए, बीच बीच में देखना पड़ता है फिर माइक ना बंद हो जाए। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव क्या है, तो इसको आप उतार लीजिए या वीडियो पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि फिर मैं अब इसको मिटाने वाला हूं। चलिए मिटाते हैं। ठंड की वजह से इंक भी जम जाती है। और जो मैंने ये गुड्डा सा बनाया ना, इस पर कमेंट मत करना सर को एक ही गुड्डा बनाना आता है। हमारे ऑफलाइन कोचिंग में एक स्टूडेंट होता था, वो पूछ रहा गुरुजी थाने एक ही गुड्डो बनाना हुआ है कि हाँ भाई मैंने एक ही गुड्डो बनाना हुआ है। चलिए अब देखते हैं प्रकाश तरंगों में, इसमें प्रकाश तरंगों में ध्वनि जो आपका डॉपलर प्रभाव है वो क्या होता है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, प्रकाश तरंगें डॉपलर प्रभाव दर्शाती हैं, लेकिन सममित प्रकार का, सममित प्रकार का वो डॉपलर प्रभाव दर्शाती है। ये बात आपको याद रखनी है। पहली बात, प्रकाश तरंगें डॉपलर प्रभाव कैसा दर्शाती हैं, सममित दर्शाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बात, यह केवल प्रकाश स्रोत व दर्शक के बीच अपेक्षित वेग पर निर्भर करता है। किस पर, किसमें, प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत क्या होता है भाई, अगर आप प्रकाश के बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते कि प्रकाश क्या होता है, मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप प्रकाश के बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप प्रकाश के बारे में नहीं जानते कि प्रकाश क्या होता है, कितने रंग होते हैं, क्या क्या उसकी परिघटनाएं हैं, क्या क्या उसका गुण है, वगैरह वगैरह, जो आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते तो अपनी YouTube की दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी 4 क्लासों में, यानी कि पहला जब मैंने YouTube पर पढ़ाना शुरू किया था तो पहली क्लास थी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, और दूसरी क्लास आपकी ये प्रकाश से संबंधित, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये चारों क्लासें आपके प्रकाश चैप्टर पर डिपेंड है, जहां पर मैंने प्रकाश को पूरा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, हाँ, उसकी थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है जेल प्रणाली से रिलेटेड। तो थंबनेल मतलब देखो, साइंस चाहे प्रकाश, साइंस का जो टॉपिक है प्रकाश है, चाहे वो जेल प्रणाली है, चाहे वो एनटीपीसी है, चाहे वो ग्रुप डी है, चाहे वो रेलवे है, चाहे कोई भी एग्जाम है, सभी में प्रकाश का कोई कंसेप्ट बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो मैं जो साइंस करवाता हूं वो मैं आपको फिर दिखा देता हूं। आज ही किसी बच्चे का कमेंट आया था, कमेंट नहीं, पर्सनली मैसेज आया था कि सर मैं कौन सी बुक सजेशन करना चाहोगे। देखो रेलवे के लिए, वैसे आपको ऑल एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आपको साइंस कवर करनी है, मैं आपको इस बुक से कवर करवाता हूं, ल्यूसेंट सामान्य विज्ञान। और आपको हैरानी वाली बात बताऊं, लगभग अब मेरी 200-250 वीडियो हो चुकी हैं यूट्यूब पर, और अभी ये बुक आधी भी नहीं हुई, आधी बुक भी नहीं हुई, अभी भी इसके अंदर बहुत से कंसेप्ट पड़े आपको बताने वाले। ठीक है, तो मैं इस बुक को टारगेट लेके चलता हूं, और मैं इस बुक को कंप्लीट करूंगा यूट्यूब पर, इस बुक को कंप्लीट करूंगा यूट्यूब पर, एक एक लाइन, एक एक टॉपिक, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा इसमें। चलिए ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है वो आपका क्या होता है, प्रकाश स्रोत होता है। और दर्शक यानी कि, अब प्रकाश स्रोत समझ में आ गया, दर्शक यानी कि जो प्रकाश को देख रहा है, श्रोता का मतलब सुनने वाला, दर्शक का मतलब देखने वाला, हो गया ना, स्रोत या श्रोता, वही।
तो यहां पर प्रकाश स्रोत और दर्शक के बीच अपेक्षिक वेग पर निर्भर करता है, कि उन दोनों के बीच जो अपेक्षिक वेग है उस पर निर्भर करेगा, ना कि ध्वनि पर, तीव्रता पर निर्भर नहीं, ये अपेक्षिक वेग पर निर्भर करेगा। इस बात पर नहीं कि स्रोत दर्शक से दूर जा रहा है या निकट आ रहा है, इस बात पर ये डॉपलर प्रभाव नहीं करेगा निर्भर, बस वेग पर निर्भर करेगा, वो भी अपेक्षिक वेग कम हो रहा है या वेग ज्यादा हो रहा है, इस बात पर निर्भर करेगा, ना कि इस बात पर कि आप स्रोत से दूर जा रहे हो या स्रोत आपसे दूर जा रहा है। ये बात कहना चाहता है, ठीक है, समझाइए मेरी बात। अपेक्षिक प्रकाश के वेग पर निर्भर करेगा, अपेक्षिक वेग पर, दूर पास पर यह निर्भर नहीं करेगा। जैसे सुदूर तारों व गैलेक्सियों के पृथ्वी के सापेक्ष वेग तथा गति की दिशा ज्ञात की जाती है। अब एग्जांपल है, सुदूर तारे और गैलेक्सी के पृथ्वी के सापेक्ष वेग तथा गति की दिशा ज्ञात की जाती है। इन दोनों के, सुदूर तारों की और गैलेक्सियों की, पृथ्वी के सापेक्ष गति ज्ञात की जाती है इस प्रभाव के कारण। दूसरा है एडविन हब्बल, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है एडविन हब्बल, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ना, एडविन हब्बल, ये वैज्ञानिक का नाम है, ने बताया कि डॉपलर प्रभाव द्वारा ही विश्व का विस्तार हो रहा है। इन्होंने खास बात बोली थी, इन्होंने बताया कि डॉपलर प्रभाव द्वारा ही विश्व का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। नोट कर लेना भाई, विश्व का विस्तार, इसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन सकते हैं बस। चलिए अगली बात क्या पता है, तारे के प्रकाश के वर्णक्रम का अध्ययन करके प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि तारे के प्रकाश के वर्णक्रम का पता, वर्णक्रम क्या होता है, प्रकाश का, तारे का प्रकाश। अब आपको पता है कि प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं जिसे वर्णक्रम बोलते हैं, बेनी, आहा, पिनाला, ठीक है। तो आप तारे का जो प्रकाश है उसके अंदर वर्णक्रम देखो कि उसके अंदर कलर कौन कौन से, सातों में से कौन कौन से कलर हैं या सातों ही हैं, तो उनका क्रम क्या है, उसका आप अध्ययन करो, और अध्ययन करके आप प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन, आवृत्ति में परिवर्तन को आप अध्ययन कर सकते हो या उसका पता लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर अब ये आपको नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है जिन बच्चों ने प्रकाश वाला चैप्टर नहीं देखा उनको नहीं समझ में आएगा, तो पहले वो प्रकाश वाला चैप्टर आप देखिए। अगली बात क्या कह रहा है, यदि कोई तारा या गैलेक्सी पृथ्वी की ओर आ रहा है, यदि कोई तारा या कोई गैलेक्सी हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा हो, तो उससे प्राप्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम के बैंगनी सिरे की ओर विस्थापित होता है, और यदि तारा दूर जा रहा हो तो प्रकाश को प्राप्त कर स्पेक्ट्रम में लाल सिरे की ओर विस्थापित होता है। वही बात, अगर कोई तारा सूर्य पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो बैंगनी कलर का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और दूर जा रहा हो तो लाल रंग का स्पेक्ट्रम सिरे की ओर विस्थापित होता है। बस ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर अपना डॉपलर प्रभाव होता है कंप्लीट। जो लैब असिस्टेंट की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डॉपलर प्रभाव इतना नहीं है, इसके बाद में उनको डेरिवेशन करना होता है, और पूरा उसको अलग अलग, जो मैंने 4 कंडीशनें बताई थी, 4 कंडीशन मैं आपको बता देता हूं, अपने टॉपिक, इस टॉपिक में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। पहली कंडीशन, स्रोत क्या है, स्रोत गति करता है और श्रोता क्या है, स्थिर। तो क्या कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी, ये स्रोत गति कर रहा है, ये स्थिर, यानी ये स्थिर, तो पहली कंडीशन बनेगी ये इसके पास आ रहा है, दूसरी कंडीशन बनेगी ये इससे दूर जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये स्रोत अब गति कर, अब स्रोत को कर देते हैं स्थिर और इसको कर देते हैं गतिमान, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये स्रोत स्थिर है और श्रोता है गतिमान, या तो इससे दूर जाएगा या इसके पास आएगा, टोटल 4, ठीक है। 5वीं कंडीशन, दोनों स्थिर होंगे तो कुछ होगा ही नहीं, दोनों स्थिर है तो कोई चेंज नहीं होगा, और अगर दोनों गतिमान है, दोनों क्या है, गतिमान है, तो दोनों में पहली कंडीशन क्या बनेगी, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और दूसरी कंडीशन दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। बस सिर्फ समझाने के लिए बताया है। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको फील भी करवा देता हूं, कैसे, वही बात, ट्रेन, अब ये 4 एग्जांपल आप ट्रेन पे देखते ही हो कि ट्रेन आ रही है, चारों आप कर सकते हो, कैसे, जो सारे एग्जांपल बताए ना, ये ट्रेन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो, अपने घर पे भी ये चीज कर लेना। कैसे करोगे, पहले आप फोन को एक जगह पर सॉन्ग चला के रख देना, बढ़िया सा सॉन्ग, ठीक है, और फुल वॉइस कर देना उसकी, और आप दूर से ना कि आपको सॉन्ग सुना, जहां पर फोन रख देना और आप उससे दूर चले जाना, दूर चले जाना एक बार, और वहां पर जाकर रुकना जहां पर उसकी ध्वनि कम सुनाई, आपको सुनाई नहीं दे रही। उसके बाद में आप धीरे धीरे उसके पास आना, आपको क्या होगा, आवाज धीरे धीरे बढ़ती हुई सुनाई देगी,
पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, फिर आप फोन से दूर जाना तो आपको धीरे धीरे उसकी आवाज कम सुनाई देने लग जाएगी। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या करना, आप स्थिर बैठ जाना। आप स्थिर बैठ जाना, किसी अपने भाई बहन को बोल देना कि फोन पे सॉन्ग चला ले और फोन को मेरे से दूर लेके जा, तो भी आपको ध्वनि कम सुनाई देगी। और फिर वो दूर होगा तो उसको क्या, अब फोन को धीरे धीरे मेरे पास लेके, तो आपको ध्वनि ज्यादा सुनाई देने लग जाएगी। 4 कंडीशन होगी। 5वीं कंडीशन, अब आप क्या करना, अपने भाई को फोन पकड़ा देना और आप वहां से उसको बोलना कि तू भी आ और मैं भी आता हूं, तो दोनों आओगे तो आपको ध्वनि सुनाई देगी। फिर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाना, क्रॉस करोगे तो फिर आपको ध्वनि कम सुनाई देने लग जाएगी। ये 6 कंडीशंस बनती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और एक बार फिर से कहना चाहूंगा, नौकरी आपके लिए बनी है, आपके नौकरी के लिए नहीं बने तो ज्यादा परेशान नहीं होना है भाई, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।